नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप और आप देख रहे हैं देश गाथा न्यूज। 2 फरवरी 2021 को यमुना जैव विविधता पार्क में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। दिल्ली गांव जगतपुर में स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में नम भूमि दिवस के खास मौके पर प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस विचार गोष्ठी में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोफेसर, शोधकर्ता, शिक्षाविद, इंजीनियर, पड़ोसी समुदाय और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डीडीए कमिश्नर प्रिंसिपल राजीव कुमार तिवारी ने अपनी बात को कुछ इस प्रकार रखा। वाटर बॉडी क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहाँ क्रिएट हो रही है, उसका टोटल उसका शेप उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं वाटर बॉडी कहीं डीप इनसाइड द कैचमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं रिच में क्रिएट कर रहा हूँ, इट हैज गॉट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। अगर फ्लड में कर रहा हूँ इसका स्पेसिफिकेशन डिफरेंट। जब मैं उधर क्रिएट कर रहा हूँ उसका बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर रिचार्जिंग। यहाँ से पानी यमुना में निकल के मिल रहा है, यहाँ वाटर रिचार्जिंग इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य होगा कि फ्लड जब राइज हो रहा है तो फ्लड वाटर को स्टोर करना, सो दैट इन लीन पीरियड दिस इज अवेलेबल फॉर रिचार्ज। उसके हिसाब से इसके डेप्थ का, उसके शेप का निर्धारण होना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर फैयाज है, जो कि यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के वैज्ञानिक प्रभारी है। उन्होंने पार्क में पुनर्जीवित की हुई नम भूमि की महत्ता को बताते हुए सभी आए हुए लोगों का स्वागत किया। अगर आप यमुना और गंगा को गौर से देखें तो इसके फ्लड प्लेन में बहुत सारे मार्शेस एंड वेटलैंड थे। कुछ वेटलैंड जो कैचमेंट वेटलैंड की तरह कार्य करते थे, जो सर ने बताया, ऑफशोर रिजर्वायर जिसमें बाढ़ का पानी जमा होता था। लीन पीरियड में ई फ्लो जो बात की जिन्होंने, वो ई फ्लो को मेंटेन रिवर के करता था और अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी पीने का पानी भी मुहैया कराता था। कुछ ऐसे वेटलैंड होते थे जिससे होके गांव से आया हुआ नाला गुजरता था, जिसको बाद में हमने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का नाम दिया और भी सुधार किया, जिससे कि डायरेक्ट नाला यमुना में नहीं जाता या गंगा में नहीं जाता था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने कंस्ट्रक्शन किया, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके सारी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू किया। नदी की ज़मीन सिर्फ नदी की होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, तभी नदी बचेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने फ्लड प्लेन को एक सिर्फ ज़मीन समझा, जबकि वहाँ नदियाँ अटखेलियाँ करती, उनको बाढ़ में खेलने का हक है और उसके लिए उनको जगह चाहिए जिसको हम बाढ़ का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन 15 से 18 साल में डीडीए और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया। प्रोफेसर बाबू साहब ने मॉडल दिया, एक बायोडायवर्सिटी पार्क मॉडल। उस मॉडल ने ये कर दिखाया कि फ्लड प्लेन में कैचमेंट और क्लीन करने वाला वेटलैंड दोनों को जीवित किया जा सकता है। इस मॉडल का नाम है बायोडायवर्सिटी पार्क मॉडल। और ये बायोडायवर्सिटी पार्क सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ हमने बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शन को एक्चुअल रिजल्ट करके दिखाया। सामने दिखता है कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो कैसा हुआ और फंक्शनल इकोसिस्टम कैसा बना। नम भूमि पर हुई इस गंभीर विचार गोष्ठी के मौके पर देशगाथा संवाददाता ईश मलिक ने डीडीए कमिश्नर राजीव कुमार तिवारी से यमुना किनारे हो रहे अवैध जल दोहन पर कुछ खास सवाल पूछे। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। सर, आज का जो प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे, क्या जो संदेश जा रहा है यहाँ से उस पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना कि वेटलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है। वेटलैंड वर्ल्ड ओवर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर रहे हैं, लेकिन वेटलैंड एक नेचुरली डिप्रेस्ड एरिया रहे हैं, तो ये नॉर्मली समझा जाता रहा है कि ये इसको वेस्ट लैंड की तरह ट्रीट किया जाता रहा है। और इसकी वजह से सारा वेस्ट मटेरियल, सारा वेस्ट डिस्पोजल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यहाँ होता रहा है। ये फिर धीरे धीरे अनट्रीटेड वाटर भी इसमें मिलते रहे, इसलिए वेस्ट जो हमारा वेटलैंड्स हैं दे हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। सर, अगर हम बात करें यमुना के किनारों को लेकर, तो तमाम औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं जिनका कचरा यमुना के किनारे डाला जा रहा है, उस पर कोई एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा। इस बारे में मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू मेक कमेंट ऑन दिस, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरा जो फ्लड प्लेन है यमुना किनारे का, ये ग्रीन एरिया है और डीडीए के अधिकार क्षेत्र में जो ये लैंड है, उस पर पूरे में यमुना फ्लड प्लेन रिजुवनेशन प्रोग्राम चल रहा है। पूरे फ्लड प्लेन को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। 10 पार्ट में इसलिए कि हम थोड़े थोड़े इसको प्रोजेक्ट फेस में ले रहे हैं।
उसमें ऑलरेडी कुछ में काम ख़त्म हो गया है, कुछ में प्रोसेस में है, कुछ में आगे 1-2 साल में होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन फ्लड प्लेन में जो काम हुआ है, जैसे असिता के इलाके में, असिता वेस्ट में हुआ है, और ये साइट है पीछे यमुना किनारे जहाँ पहले आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारा काम काफ़ी कुछ हो चुका है। आप इसको विजिट करें। डीडीए ने कुछ बहुत बढ़िया काम किया है इसको रिजुविनेट करने के लिए। सारी जो वहाँ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी, अनऑथराइज्ड एग्रीकल्चर थी, उसको हमने हटाया और उसको फ्लड प्लेन को प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जो उसका यूज़ है, जिस तरीके से वहाँ ग्रासलैंड डेवलप होनी चाहिए, जिस तरह से वहाँ वाटर बॉडीज डेवलप होनी चाहिए, वेटलैंड्स डेवलप होनी चाहिए, उस पर काम हुआ है। अगर हम बात करें फेज़ 2 की, जहाँ पर बहुत ही सुंदर झील बनाई गई है और झील के अपोजिट में ही अगर हम देखें तो अवैध बोरवेल लगे हैं, वहाँ से पानी निकाला जा रहा है और डेली के 150 से 200 टैंकर अवैध बोरों के द्वारा भेजा जा रहा है। तो सर, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई डिपार्टमेंट या डीडीए की तरफ से नहीं करी जा रही, क्यों? आपने नोटिस में लाया, डेफिनेटली इस पे विल लुक इनटू इट एंड इस पे देखेंगे क्या संभव है, क्योंकि लेकिन जो भी है, यमुना फ्लड प्लेन में कोई बोरवेल वो इलीगल है और ये कानून का उल्लंघन है। जैसा कि डीडीए कमिश्नर ने सवालों के जवाब में सख्त कार्रवाई की बात कही, अब देखना होगा कि अवैध टैंकर माफिया या अवैध पानी प्लांट चलाने वाले लोगों पर कब तक कार्रवाई की